बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाज़ुल हक साहब ने। एजाज़ुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज़ुल हक साहब, सबसे पहले अगर भारत के इस वक्त अमल के ऊपर अगर देखा जाए तो अमल भी खुद किया, रद्द अमल भी खुद देने की जसारत की, तो इस पूरे मामले में भारत ने कहाँ पर कितनी बड़ी गलतियाँ की? पहली बात तो ये है कि मुझे समझ नहीं आई कि माजी के अंदर अगर हम माजी को सामने रखें ना तो आप देखेंगे कि इनके पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ, समझौता एक्सप्रेस पे हमला हुआ और दोनों के अंदर ये बात सामने आई कि इनकी अपने ही एजेंसी थी जो ये गड़बड़ कर रही थी। और मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त क्योंकि इनके जो कश्मीर के अंदर एडवाइजर्स हैं बड़े अरसे से, जो इनको ट्रेनिंग दे रहे थे, जो इनको तरीक़ाकार समझा रहे थे, वो तो ज़्यादा इसराइली। देखें, इस वक्त जो हालात पैदा हुए हैं दोनों ममालिक को ये पता है, बल्कि सारी दुनिया को ये मालूम है कि ये कन्वेंशनल लड़ाई नहीं होगी इस दफ़ा जो होगी, क्योंकि ये उससे एक कदम आगे भी जा सकती है। और इससे अगर एक कदम आगे गई तो जो हिंदुस्तान का नुकसान होगा वो उसका कोई हिसाब ही नहीं लगा सकती। और मोदी जो है वो इंटरनली इतना वो परेशान है। और दूसरा, बांग्लादेश के साथ जो बांग्लादेश के अंदर हुआ, जिसमें कि उन्होंने हिंदुस्तान को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया और पाकिस्तान से अब उनके ताल्लुकात जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे थे। तो इस परेशानी में उन्होंने कहा कि कोई ना कोई बहाना ढूंढे। फिर आज से नहीं, मैं अपनी भी कमजोरी इंसान को सामने रखनी चाहिए कि आज से नहीं बल्कि बहुत अरसे से ये जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुई उसके बाद जितनी दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर आई उसके हर के पीछे शवाहिद के साथ हमारे पास मौजूद हैं और इनको चाहिए कि वो सामने लेकर आए अब, कि जिसमें हिंदुस्तान मुलव्वस था, जाफर एक्सप्रेस में हिंदुस्तान मुलव्वस था, जितने बलोची हमारे बाहर बैठे हुए हैं उनको पैसे देने में, उनको मीडिया में उजागर करने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए इंडियन लॉबीज जो है वो हर जगह काम करे। इधर आकर उन्होंने टारगेट किलिंग करवाई और ये सबको मालूम है, मैं कोई नई बात आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हमारी तरफ से हम खामोश रहे। फिर सबसे बड़ी बात ये हुई, उस वक्त हम थोड़ा सा हमारी लॉबी एक्टिवेट हुई थी, उसमें मैं भी बाहर गया था जब इन्होंने केमिकल पैलेट्स इस्तेमाल किए लोगों को अंधा करने के लिए, और कितने लोग वहाँ पर शहीद हुए और कितने लोग जो है वो पूरी उम्र के लिए माजूर हो गए। उसमें हमने तमाम दुनिया के अंदर अपने वफूद भेजे थे और वहाँ जाकर हमने इस बात को उजागर किया। और जब हम गए वहाँ, यानी मैं गया था, बेल्जियम गया था, यूरोपियन यूनियन में गया था, वहाँ लोगों को मालूम ही नहीं था कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी अपनी जो है वो लॉबी इतनी कमज़ोर है, क्योंकि हम अंदरूनी तौर पर हमें उलझा दिया गया था कि उसकी वजह से हम ये जो है उलझ गए। अब मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि मैं कल से बल्कि परसों से इस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ कि हमारी लीडरशिप कहाँ पर है। कोई हमारा बयान सामने आया हो जरदारी साहब का, जो सदर पाकिस्तान है, एक बड़ी जमात के को चेयरमैन भी हैं, और उसके बाद जो है वो हुकूमत की तरफ से चलो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, फिर मुस्लिम लीग के जो सरबराह हैं उनका कोई ऐसा बयान नहीं आया जिसमें कि कल मीडिया ने उनसे पूछा है, उन्होंने बयान दिया है। तो जो मैं कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि, और ये इमरान खान समेत मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं करूँ, सारे पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जितने लीडर हैं, अगर तो वो सियासी लीडर हैं तो वो तो ठीक है, अपने अपने मुफाद को देखेंगे वो, क्योंकि सियासतदान मुफाद को देखता है, लेकिन अगर वो स्टेट्समैन है तो उनको इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देखना चाहिए। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना चाहिए, और हुकूमत का भी ये काम है कि एपीसी बुलाकर तमाम जमातों को दावत दी। इजाज़ साहब, तहरीक इंसाफ की तरफ से बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुई कि वो अफवाज पाकिस्तान के साथ करें। कल बैरिस्टर गौहर ने भी कहा, उससे एक दिन पहले बाकायदा जारी पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एक बाकायदा स्टेटमेंट जारी हुई। जिन लीडरों का आप नाम ले रहे हैं उनके तरफ, इमरान खान तो जेल में है, जिसको मिलने नहीं दिया जा रहा, उसकी खबर क्यों बाहर कर लीजिए। तो उसके बाद असल तो मामला ये था कि इस वक्त हुकूमत को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी ना, इस तमाम लोगों को बुलाना चाहिए था और तनकीद एक दूसरे पे करने की बजाय इकट्ठे करना चाहिए था। और सारे लोग कम अज़ कम इस मामले पे इकट्ठे हैं।
इससे कुछ जो भागेगा वो बेनकाब हो जाएगा। 25 करोड़ अवाम के खिलाफ, और हर एक पाकिस्तानी जो है इस मामले में वो एक पाकिस्तान का सिपाही और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर लड़ेगा। और ये हम देख चुके हैं 65 की जंग में, हम देख चुके हैं उसके बाद भी कि जो जज्बा इस कौम के अंदर है वो किसी और कौम के अंदर नहीं है। क्योंकि और दूसरी बात भी बता दूं कि इस दहशतगर्दी ने हमें नुकसान तो बहुत पहुंचाया है, लेकिन इसने हमारी अफवाज को इस बात के लिए तैयार कर दिया है कि अगर कोई समझता है कि हम कमज़ोर हैं तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि ये एक कमज़ोर फौज नहीं है। और फिर उसके बाद ये जाएगी कहाँ बात, ये आगे जाएगी, ये कोई वहाँ नहीं रुक जाएगी कि वहाँ से टैंक लेकर आ जाएंगे और यहाँ से टैंक चले जाएंगे। अगर किसी ने भी किसी के मुल्क का कोई हिस्सा कब्जा करने की कोशिश की तो फिर हमारे जो दोस्त हैं, गौरी है, बाबर है, शाहीन है, हमें उन दोस्तों से भी बात करनी पड़ेगी और फिर उनको भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फिर हिंदुस्तान को भी जो है वो इसी किस्म का अगर आगे से उन्होंने कुछ किया तो हमने जवाब दिया, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये बात बहुत आगे चली जाएगी। और इसके लिए मेरे ख्याल में अब दीगर जो बड़े ममालिक हैं उनको भी थोड़ी सी सर वो आपने दोस्तों की बात की, हम दोस्तों को टहलाने या सैर कराने के लिए ले जाए ना कि दोस्त कितना अभी दम में है, तो उनको उसकी भी टेंशन बड़ी हो जाती है। अभी जो कल से लेके आज तक भारतीय मीडिया में हो रहा है कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल का तजर्बा किया गया है, ये अपनी हुदूद में बेशक किया है लेकिन ये हमें टारगेट करने के लिए हम तो तजर्बे कर ले दोस्तों पे, तो वो उनकी नींदें हराम हुई बैठी। देखिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान हिंदुस्तान से मेरे ख्याल में कोई 10-12 साल 15 साल आगे। और बाकी जो दूसरा मामला है, अल्लाह ना करे कि उसकी नौबत आए, तो वॉरेट्स भी हैं और उनको जो है पहले तो हमारे पास नहीं था। जब 84 में हमने कोल्ड टेस्ट किया था तो हमारे पास डिलीवरी सिस्टम नहीं था। फिर उसके बाद F-16 तैयारी आए तो हमारे पास डिलीवरी सिस्टम आ गया। लेकिन अब तो मिसाइल इतने हैं कि हर मिसाइल जो है वो एक डिलीवरी सिस्टम, हर मिसाइल जो है वॉरेट्स लेके जाएगा। तो क्या हम उस नैज तक पहुंचना चाहते हैं? और दूसरी बात यह है कि अगर कोई कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो घिरा हुआ है, तो फिर जो हमारे पड़ोस के ममालिक हिंदुस्तान के अलावा हैं वो भी पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, चाहे वो ईरान है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो अफगानिस्तान है। लेकिन एक सवाल है जाजुल हक साहब, जिस तरह आपने कहा कि हमारे पास शवाहिद मौजूद थे, कल इसहाक डार साहब ने भी ये बात की, उन्होंने कहा जी कि अगर आपके पास शवाहिद मौजूद है आप हमें दें, हम खुले दिल से उसकी तहकीक करवाएंगे, लेकिन हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं जाफ़र एक्सप्रेस में और बलूचिस्तान के हवाले से। तो जब हमारे पास है तो हमने उसको बैनुल-अक़वामी सतह पे किस तरीके से रजिस्टर्ड करवाया? क्या हमने कोई वावेला उतना किया होता कि अब आके ये नौबत ना होती? ये बिल्कुल सही बात है। 80,000 जानें हमने कुर्बान की। हमारे इतने अफवाज पाकिस्तान के 7-8 हज़ार लोग जो कि तीनों जंगों के अंदर इतने शहीद नहीं हुए, उससे ज्यादा इसमें शहीद हुए। तो पाकिस्तान ने तो बहुत सफर किया इस मामले में। और देखें, ये 5th जनरेशन वॉरफेयर थी। हम तो कहते हैं कि हम तो सबूत के साथ कहते हैं कि इंडिया ने ये प्लांट किया है। अच्छा एजाज साहब, ऐसे लोग अब आगे क्या देख रहे हैं एजाजुल हक साहब? अब आप आगे क्या देख रहे हैं? क्या ये लफ्जी गोलाबारी रहेगी, वाकई कोई वार की तरफ हम जाएंगे, या इंडिया फिर वही मक्काराना अपना रवैया रखेगा? देखिए, लड़ाई तो मेरा नहीं ख्याल कि उस हद तक जाएंगे कि हम लड़ाई शुरू हो जाए। ये जरूर है कि फौजें दोनों की बॉर्डर्स पे लगेंगी, आई बॉल टू आई बॉल रहेंगे, कोशिश करेंगे एक दूसरे को कि पहले कौन आग झपकता है। लेकिन हिंदुस्तान वही कोशिश करेगा जो पहले बालाकोट में की थी तो उसका जहाज गिर गया था। हो सकता है कोई सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश करे, हो सकता है कि रात के अंधेरे में कोई दरअंदेजी करने की कोशिश करे, हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑलरेडी हिंदुस्तान की वजह से और उसकी जो है मतलब के कोशिश से और उसकी कोशिश के अलावा उसकी रिसोर्सेज से जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन उस पर मेरे ख्याल में वज़ीर दफा ने कल बयान दे दिया, और अल्लाह करे कि बयान की हद तक ही नहीं, इसको प्रैक्टिकली भी ये बात हो कि जब हिंदुस्तान कुछ करे तो हमें उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि माजी में हमारी खामोशी ने उनको हौसला दिया। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा।